पर्यटन विभाग लखनऊ के सब बड़े लोग, इसलिए जी भर कर बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि शायद पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान से गया हो ना गया हो, उत्तर प्रदेश से कोरोना चला गया। 1.5 साल भय में काटे, 1.5 साल ना कविता पढ़ने का मौका मिला और ना तालियां सुनने का मौका मिला। अच्छा, ताली बजा के तो आज आपने खूब यह एहसास करा दिया, सब इतना अच्छा पढ़े, खूब आपने तालियां बजाई, ताली बजा बजा के आप थक गए। हमारा छोटा भाई अब है, उसने ओज में एक श्रेष्ठ कविता पढ़ी, जोश में आकर आप थक गए। सर्वेश जी का तो कहना ही क्या, जिसका नंबर सबसे बाद में आता है, कभी आपने उसका कष्ट के बारे में सोचा? मैं बताता हूँ मेरा कष्ट क्या है। जब आप सब कुछ, शायरी आपने सुन ली, हास्य आपने सुन लिया, ओज आपने सुन लिया, हंस आप लिए, थक आप लिए, जो सबसे बाद में आता है उसकी हालत ऐसी होती है। कभी आपने ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर उसी गन्ने को दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खोकस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता। बहुत अच्छा सबने पढ़ा, मैं भी कविता, जिस कविता का संकेत सर्वेश ने दिया है मैं वही पढ़ देता हूँ। चंद्रशेखर आजाद पर मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कविता। मेरा बस आशय ये था कि देश के शहीदों को राजनीति उनका मान सम्मान करे ना करे चलेगा, उनका अपमान ना करे। कोई भगत सिंह को कुछ कह देता है, कोई चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता देता है, और राजनीति की बड़ी बड़ी कुर्सियों ने ये गलतियां की हैं। तब मैंने एक कविता लिखी, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद में आपका आदेश आज्ञा होगी तो मैं श्रद्धेय मुकेश मिश्राम जी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जिले के, मेरठ जिले के 3 साल मिश्राम जी जिलाधीश रहे हैं, तभी मेरा उनसे पहली बार परिचय हुआ था। और ये भी मेरे शहर का सौभाग्य है कि जिस शहर के जिलाधीश मुकेश मिश्राम जी रहे, उसी जिले की कमिश्नर उनकी धर्मपत्नी भी रही, अभी कुछ दिन पहले वहाँ से आई। उनका कविता के प्रति निष्ठा, प्रेम, और श्री शिवपाल जी हमें बताया गया MD हैं, सचिव हैं पर्यटन निगम के। सचमुच जितनी भी तारीफ की जाए, क्योंकि डरे हुए सब क्या करें कि नहीं करें, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलीलाओं की भी अनुमति देकर हिंदुस्तान के आत्मविश्वास को जिंदा किया है, बनाया है, बढ़ाया है। ये 2 साथी जो माइक, ये अपना कैमरा ले जा रहे हैं ना, निकल जाओ, निकल जाओ, मैं रिकॉर्ड करने लायक कभी नहीं हूँ। बैठ जाइए भैया, कोई बैठ जाइए। पीठ मंच की तरफ नहीं की जाती है, आप इधर देखिए, बैठ जाइए, जो भी काम करिए बैठ के कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी एक पंक्ति में जो समझना चाहते हैं कि क्या है हरिओम कुमार, एक पंक्ति में समझ में आ जाऊंगा। एक पंक्ति को पकड़ लोगे तो मेरी कविताएं पकड़ लोगे। फिर पढ़ाता हूँ, सुन। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर्वेश जी ने आपको ताली बजानी सिखाई दी है, जहाँ अच्छा नहीं लगे वहाँ भी बजाना, क्योंकि पड़ोसी समझेगा आप समझ रहे हैं। हुजूर आप बैठ जाओ, थोड़ी देर सब बैठ जाओ। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहले बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं शब्दों के क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। मैं शब्दों के क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी
आग बुझेगी मैं मुझे लगाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने। राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहा मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ रहा हूँ। सर आपको आश्चर्य होगा, चौरी चौरा के बाद फिर मौका ही नहीं लगा कहीं कविता पाठ करने का। तो मुझे तो इतने दिनों बाद कहीं भूलूं तो माफ कर देना। ये कविता मैं सर्वेश जी के मन से पढ़ रहा हूँ। उसके बाद एक मेरे मन से 3 मिनट की कविता शहीदों पर मैंने लिखी है, वो मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। ये वापस आइए, जो जा रहे हैं इनसे कह रहा है, नीली शर्ट वापस आओ, जहाँ से उठे हो वहीं बैठो। ये भारत की संसद है क्या जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? अब कोई उठना मत, वरना त्रिपुरा ले जाके मंत्री बनवा दूंगा। मन तो देखिए अदब की महफिल है ये, मन से सुन लीजिए थोड़ी देर, आपको कष्ट नहीं होगा। जो खड़े वो बैठ जाए, आपके बैठ जाने से भी पंजाब में कोई संकट नहीं बढ़ेगा। इस देश को कॉमेडी फिल्मों की जरूरत ही नहीं रहेगी कुछ दिन बाद। हमारे बड़े बड़े दिखाएंगे सब। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूंगा हूँ मैं। चंद्रशेखर आजाद को कोई आतंकवादी बताएगा और फिर सरकार भी चलाएगा। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूंगा हूँ मैं। आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुना हूँ मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं? मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ। आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। उन लोगों को जेड, तो वो मन से खुल के तालियां बजाओ, खुल के तालियां बजाओ। और एक बात समझ लो, कविताएं कांग्रेस नहीं होती, कविता भाजपा नहीं होती, कविता सपा नहीं होती, कविता बसपा नहीं होती। कविता संस्कार होती है, कविता संस्कृति होती है, कविता उपचार होती है। कविताएं तो सत्ता के प्रस्तावों में संशोधन हैं, बड़े शालीन संशोधन हैं। और कवि को सुनते समय केवल देश याद रखो, किसी झंडे को याद ही मत रखो। और मुझे सुनने के लिए तो थोड़ी सी देर के लिए गौरव, अगर ये भी भूलना पड़े कि तुम किस पार्टी के उप मुख्यमंत्री के बेटे हो तो भूल जाना। जिन लोगों ने उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने। मैं बड़ा पढ़ा लिखा कवि हूँ, इनकी तरह नहीं हूँ। क्यों है यार? निर्भी के मेरी डिग्री बोलना नहीं जानता। मैंने 30 साल पहले LLD की थी, निकालो उनकी आखिरी पढ़ाई है। इसका फोन आया, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली। तो इसने मुझे धीरे से कहा, आप B.Ed नहीं कर सकते थे? किया आपने भी। तो मुझे लगा ये अच्छा कवि है बहुत, लेकिन कहा तो इसने ठीक, B.Ed करके पढ़ाओ तो भी मास्टर बनोगे, LLD करके पढ़ाओ तो भी मास्टर ही कहलाओगे। अंतर तो मैं ऐसे ही, इन भाइयों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जो बहुत अच्छा पढ़ने का आप पर बहुत अच्छा असर हो गया है वो थोड़ा कम हो जाए। कम क्या हो, ख़त्म ही हो जाए, ताकि मैं अपनी दीवार पर अपने पोस्टर लगा सकूँ। अब मन से सुनाता हूँ आपको। जिन लोगों ने कहा वतन, जिन लोगों ने
उन लोगों को जैन सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं। वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार कर पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार कर पाता है। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, ऐसे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है। राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। कविता का सौंदर्य केवल ये है, जब चंद्रशेखर आजाद को राजनीति आतंकवादी बता रही होगी तो स्वर्ग में कहीं वो हमारे शहीद सुन तो रहे होंगे। और मेरा इनसे भी निवेदन है, तालियां बजाएं, क्योंकि मैंने सबकी उन कविताओं पर तालियां बजाएं जो मेरी समझ में भी नहीं है। तुम्हारा लखनऊ शहर है, अपने लोगों से खूब बजवा रहे हो और मेरे लिए शांत बैठ गए, बिल्कुल मौन मोबाइल। मैं भी समझ रहा हूँ जी। देखो, सर्वेश में जाट जरूर हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। सारे वतन मैं मन से जोड़ना चाहता हूँ। बस ये सर्वेश के साथ रहो और गलत बात नहीं सीखो, ऐसा हो सकता है क्या? सोबत का असर पड़ता है और लखनऊ में तो जरूर पड़ता है। आप भी बैठ जाए, प्लीज बैठ जाओ थोड़ी देर, कहीं बैठ जाओ। ये अवधेश में मेरठ से क्या करना है लखनऊ? ये मेरा विद्यार्थी मिला है, छोटा भाई भी है, इसने LLD किया है। ये भी LLD है। आप भी B.Ed कर लेते हैं? ये हाँ, शायद लखनऊ में कुछ कर रहे हो क्या? जब इसने कहा मैं सर यही हूँ मेरठ लखनऊ में, तो मैंने कहा चलो एक श्रोता तो पक्का हुआ। सारे वतन पुरोधा बहुत गंभीर पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए गंभीरता बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हंसाया। अब नहीं हंसाऊंगा। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छर तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा। इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू एक पंक्ति दिल में तीर की तरह चुभे तो तबस्सुम चाहता। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी? क्या यही सुनने की खातिर चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ। मैं बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में रोते हुए लिखा मैंने। और मैंने गुस्सा कैसे जताया? ये तहजीब का शहर है लखनऊ, इस तहजीब के शहर में मेरे गुस्से को स्वीकार कर लेना। और आपको लगे कि यहाँ गुस्सा करने का मेरा हक ठीक था, तो मेरे गुस्से को और शक्ति देना, ताकि मैं कभी सच के लिए गुस्सा करने से पीछे नहीं हटूं। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी? जहाँ मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहाँ मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद बंदोपल को
कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल। शेखर को आतंकवादी, मैंने उनको लिखने के लिए महीनों पढ़ा, तो एक वाक्य ऐसा पढ़ने को मिला जो आपने शायद सुना नहीं होगा, नहीं सुना होगा आपने। इकलौता बेटा था चंद्रशेखर आजाद। झाबुआ के पास एक भावरा गांव में रहते थे उसके माता पिता। वो सरकारी खजाने लूटते थे, पैसा उनकी संदूक में रहता था। तो एक रोज किसी ने आके कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या है? घर में खाने को अनाज नहीं है, माता पिता की भूखे मरने की नौबत है, तुम्हारी संदूक में पैसे होते हैं, तुम इतना तो घर भेजो कि माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद 2 वाक्य बोले, केवल 2 वाक्य, जो दुनिया के इतिहास में क्रांतिकारियों के मुंह से निकलते हुए नहीं है। उन्होंने पहला वाक्य बोला, क्या क्रांतिकारी माँ बाप सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? इस संदूक में से एक भी पैसा नहीं जाएगा, और गांव वालों तुम मेरे माता पिता को रोटी नहीं खिला सको तो आके खबर करना, मैं किसी दिन रात के अंधेरे में आऊंगा और दोनों की सीने में अपने पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊंगा। इसे आतंकवादी बताएगी इस देश की राजनीति। तब सुनिए, एक आधी मिनट बोलता हूं शेखर पर बस। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेना खाता था। अब तो नेता परमेश्वर के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता परमेश्वर आजादी के कारण जो गौरव से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। अंतिम छंद और सुन लीजिए। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई। बेटे की लोकसभा के सर्वेश भाई, मेरी कविता का सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। कोई पूछते हैं वो कहाँ और हम कहाँ? हम तो कल के बासी अखबारों में, उनकी जगह बता रहा हूँ। उनकी जगह मैंने ठीक बताई हो तो थोड़ा और ज़्यादा मन से तालियां चाहता हूँ। 18 महीने हो गए सुने हुए, इसलिए मेरी भी भूख तालियां सुनना है। कवि को पैसा मिले ना मिले, अगर ताली मिलती रहे तो उसका जीवन चलता रहता है। और विश्राम सर, मेरा तो सौभाग्य है कि चौरी चौरा में भी आप ही ने पढ़वाया है, उसके बाद आज पढ़ने का मौका मिला। दोनों ये पर्यटन मंत्रालय के नाम ही लिखे गए। मेरे लिए तो कोरोना के सन्नाटे को तोड़ने का काम अगर उत्तर प्रदेश का संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय कर रहा है तो मैं इस मंत्रालय को सैल्यूट करता हूँ, विभाग को सैल्यूट करना चाहता हूँ। जबकि ये मेरी आदत में नहीं है, सत्ता को सलाम करना मेरी आदत में शामिल नहीं है, लेकिन मैं उस सत्ता को सलाम करता हूँ जो हिंदुस्तान को अवसाद से निकाल करके बाहर ला रहा है, अवसाद से निकाल करके बाहर ला रहा है। जिस तरह से सांप के जहर से कम लोग मरते हैं डर से ज्यादा, कोरोना के डर से भी ज्यादा लोग मरे। इतनी भयंकर बीमारी नहीं थी कोरोना, नहीं थी कोरोना, ये अलग विषय है। लेकिन इस अवसाद को तोड़ने का, सन्नाटे को तोड़ने का, ये शब्द ज्योति जलाने का जो प्रयास लखनऊ में हुआ है, ये हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। मन से सुनिएगा।
जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला होकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं गा सकता। और पढ़ना चाहिए सर, मैं बैठना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी कमर की प्रॉब्लम है। देखिए, मैं तो जब तक 5 कविताएं सुना नहीं लेता, मेरा गला खुलता ही नहीं। दो सुना दूं सर? पढ़ दे। देखिए, अब जम जाइए। मैं अगर मैं एक कविता पढ़ सकता हूँ तो फिर तो मैं 6-7 पढ़ सकता हूँ। इन सारे कवियों को ना तो मैंने भूल के देखा, ना अटकते देखा, ना इनके गले पे कोई असर देखा। लखनऊ में रोज प्रोग्राम होते रहते हैं क्या? और क्या, क्योंकि यहाँ हम लोग फ्री में मिल जाते हैं और मैं वापस दे के भी पढ़ना चाहता हूँ। और सुनो, मैं संविधान पढ़ देता हूँ और एक मेरी मन की कविता 3 मिनट की है, उसको तो मैं समापन पर पढ़ूंगा ही। मेरा अनुरोध है, मैं संविधान जिनकी मांग है, कविता अच्छी लगे तो मैं सुना रहा हूँ, अच्छी नहीं लगे तो वो सुनवा रहे। ये कविता थोड़ी सी पढ़े लिखों जैसी है। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया, 40 साल में अध्यापक रहा हूँ कानून का, और 22 साल मैंने संविधान पढ़ाया। वाह, बच्चा है, बच्चे लोग। जब मैं संविधान पढ़ा के घर लौटता था सर, तो मैं सोच के दुखी होता था कि मैं जो पढ़ा के आ रहा हूँ, पढ़ा के वो आ रहा हूँ जो किताब में लिखा है, और जो किताब में लिखा है वो देश में होता नहीं, जो देश में हो रहा है वो किताब में लिखा नहीं। तो मैंने सोचा ये हो क्या रहा है, मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, देश में कुछ हो रहा है। अजीब अजीब हालात हैं। मैं आपके लखनऊ की घटना बताऊंगा तो हंस पड़ेंगे आप। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक विधायक निवास में, विधायक निवास के बाहर नेम प्लेट पड़ी थी। मैं कानून का प्रोफेसर हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जिस पर लिखा हुआ था भोलानाथ पांडे, भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। सत्य घटना है, हुए थे यहाँ एमएलए, उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था। तो मैंने कहा जो किताब में लिखा है वो देश में नहीं हो रहा है, जो देश में हो रहा है वो किताब में नहीं लिखा। तो मेरे सपने में संविधान आया। इस कविता को समझना है तो बस इतनी बात समझ लो कि मैं कहीं भी नहीं बोलता, भारत का संविधान बोलता है। संविधान ने कहा तुमने कभी मेरी परेशानी सोची? भारत की सियासत ने, राजनीति ने 70 सालों में मुझे क्या दिया, इस पर कभी विचार किया? मेरी पीड़ा, मेरे आंसू, मेरा दर्द, मेरी करहा, मेरी चीख, पूरी कविता में संविधान बोलता है, मैं कहीं भी नहीं बोल रहा। और वो मेरा सपना है जो मुझे संविधान ने कहा, मैंने वो उतार दिया है। बस सुनिएगा, मन से सुनिएगा। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। सर्वेश ने पूछा भाई साहब लाल किले से क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा संसद नहीं चल रही ना, वहां कोई बोलने ही नहीं देता। अच्छा वहां कुछ होता है क्या? क्या हुआ पिछले दिनों?
माफ करना सर, बड़े अधिकारी बैठे, 21 दिन संसद नहीं चली, 207 करोड़ रुपए का भारत का नुकसान हुआ, 207 करोड़ रुपए का। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नियम बनाया है कि उत्तर प्रदेश में जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा भरपाई उसी से होगी, ऐसा ही एक कानून देश में बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। जिन सांसदों ने संसद नहीं चलने दी, 200 करोड़ रुपया उन सांसदों से वसूल किया जाएगा, ये कानून बनाइए। और मैं बताता हूँ, संसद रोज चलेगी, जिस दिन संसद नहीं चलेगी उस दिन सांसदों को भत्ते नहीं मिलेंगे, यही कानून बना दो। इतना भी नहीं बनाता। कैंटीन की सब्सिडी खत्म हुई है, मैंने कराई, मैंने कविता लिखी थी पार्लियामेंट में, 28 रुपये में भरपेट खाना अच्छे से अच्छा, मैंने उसके खिलाफ बोला, मैं तो कैंटीन की सब्सिडी खत्म हो गई। कई मेरे मित्र सांसद मेरे से नाराज है, बोले तुझे भी तो खिलाते थे। मैंने कहा वही तो मुझे पता चला कि आप क्या करते हो। सुनिए मन से, बस 5 या 6 मिनट की कविता, मन से गहरे से जुड़िए, जहाँ लगे कि बात पहुंच गई है ताली बजा दीजिए, कहीं कहीं बात नहीं भी पहुंचेगी। सर्वेश जी तो ले मैं अभय को मैंने भी रस में सुना। अभय में सचमुच मेरी विधा में कोई सबसे पहली बिटिया ने बहुत अच्छा पढ़ा था, क्या नाम था उनका, शिखा। कोई मेरी विधा में अच्छा लिखता है। और अभय को मैं जब जब भी सुनता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये उसका शहर है, अपने शहर के लोगों का प्यार उसे मिला है। अभी कम से उम्र इसकी अभी 6-7 फीट का है, हमारी उम्र में सबको कुतुब मीनार दिखेगा। वाह! सर्वेश जी के संरक्षण में, सर्वेश जी के स्नेह में उसको बहुत आगे जाने का अवसर मिले, वो हर विधा में जाए। सभी अच्छा लिखते। रामायण हमारा इतना श्रेष्ठ गीतकार, छोटी सी उम्र में जिसने बहुत ही श्रेष्ठ शिल्प के शालीन गीत लिखे, और बौखल जी का तो कहना ही क्या, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, वरना बौखल जी मुझे भी बौखल घोषित कर देंगे। बस मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट कर रोता हूँ। मैं भारत, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, ये गंभीर कविता आप इस मन से सुन लेंगे तो सचमुच मैं ये सोच के आया ही नहीं था कि अभी इतने दिनों के बाद, 18 महीने के सन्नाटे के बाद जनता इतनी खुली हुई मिलेगी, कविता से इतना प्यार करने वाले मिलेगी। और सर, शिवपाल सर, मुकेश सर, मैं कह के जाना चाहता हूँ दिल की एक बात। मैं 30 साल लाल किले गया हूँ कविता सुनाने, 30 साल, लेकिन जिस मन से आज पर्यटन विभाग के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, अपने स्थानीय कवियों को प्यार से सुना, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके सामने कह के जाता हूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन इस गोमती रिवर फ्रंट के एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा। सचमुच ये तहजीब का शहर तो है, ये सब स्वीकारते हैं कि सचमुच ये तहजीब का शहर, कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा इस शहर में, जहाँ कविता से, शायरी से, तहजीब से इतना लगाव है, प्यार है। सुनिए, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन, जहाँ दिल में तीर चुभे वहाँ तालियां चाहता हूँ। सुनना, मेरे वाले संविधान बोल रहा है, 135 मैंने जीवन भर सरकारों के खिलाफ कविताएं लिखी है, जीवन भर। मेरी कोई कविता ऐसी नहीं है जो किसी सरकार के पक्ष में हो, मैंने लिखा ही नहीं पक्ष में कभी। हाँ, एक कविता लिखी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए, तो मैंने उनके समर्थन में एक लंबी कविता लिखी और उनको जाके सुनाई। खुश हो गए, बोले मैंने तेरी कसम तोड़वा दी ना कि तू समर्थन में नहीं लिखेगा। मैंने कहा नहीं, कसम तो टूट गई, लेकिन 2 बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या सरकार। मेरी कविता बची, सरकार चली गई, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो कविता मर जाएंगी या सरकार गिर जाएगी, नहीं होती। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात और, एक बात में सुन लो, इस देश में बोलने की आजादी है, भौंकने की नहीं है। भौंकने की नहीं। क्या था संविधान में और मिला क्या?
बस पूरी कविता समझ में आएगी, ये समझ लो ये संविधान हमसे बात कर रहा है। मेरी पहली कविता है जो किसी के पक्ष में नहीं है, तो मेरे भी खिलाफ है। मैं भी 1/135 करोड़ हिंदुस्तान हूँ, मेरे भी खिलाफ हो। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से कविता शुरू होती है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा वनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। अपने इन छोटे भाई बहनों को सौंपता हूँ कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां। स्वागत है और आपका मन मांगता हूँ सबका। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं चोटिल हूँ, क्षत विक्षत हूँ, और कितना रोए संविधान। मैं चोटिल हूँ, क्षत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग लिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल हैं। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है। जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। कलाम साहब एक वाक्य बोला करते थे, हमारे पहले राष्ट्रपति। सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। मैंने इंटरनेट से 2 लाइन खोजी है और चारों को मिला के सुनाता हूँ। मेरी खोजी लाइन अच्छी लगे तो तालियां सुनना चाहता हूँ। कलाम साहब ने कहा, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। मैंने खोजा, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। जो रोने नहीं। एक लाइन पर पूरी कविता की आत्मा टांगता हूं। अगर मेरी इस एक लाइन को समझ लिया तो मैं समझूंगा मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सर्वबुद्धिमान लोगों में कविता पाठ कर रहा हूँ। एक पंक्ति का एहसास गाना था मुझे, सुनना। मेरा गलत अर्थ करते हो, फिर संविधान बोल रहा है, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो।
मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी भाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है। मैं भारत लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का लाल किले से बोल रहा हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, झुकता रहा चलते देखा है, जनता मौन साथ बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भैका डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहाँ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल से बोल रहा हूँ। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। थोड़ी पुरानी घटना है, जिनको ये घटना याद हो वो ताली बजाने में जान जाऊंगा कि कौन कौन इस घटना के बारे में जानते हैं। जो नई पीढ़ी है वो शायद नहीं जानती, पुरानी घटना हो गई है, तभी की लिखी हुई कविता भी सुनेगा। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो करते कम है, नैतिकता का किसको गम है, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन मंडाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा सड़कों से संसद तक चील हरण जैसा होता है, मेरा सड़कों से संसद तक चील हरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक व्यापार बना डाला है। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ। किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ, किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। मेरे तन में समाप्त करता हूँ और जो शुद्ध कविता का अंश है आपको सौंपता हूँ, सुना। उठेगा नहीं कोई भी, अगर मेरी सबसे अच्छे जीवन की कविता सुनना चाहते हैं तो केवल 3 मिनट की, कोई नहीं उठेगा। सर्वेश जब तुम पढ़ रहे थे लोग जा रहे थे, जब मैं पढ़ रहा हूँ लोग आ रहे हैं। यही अंतर है। ये बहुत प्यारा लाडला सारे देश का, बस भगवान कसम, भगवान डरता है तो इससे कि उसकी इतनी झूठी कसमें खा चुका है कि अगर ये सच होता होगा तो मरेगा वो भी। शुद्ध कविता सुनना। स्वागत। मेरे तन में अपराधों के, मेरे तन में अपराधों के भाले से गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, ऐसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, बहुत संवेदनशील पंक्ति पढ़ रहा हूँ, गांव में इस संवेदना को जिया जाता है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर, हर जनपथ में मैं लोहू में लथपथ होकर, जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा, इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का 4 मिनट और देंगे साहब, आगे सर से तो अनुमति है ही। एक बार तालियां बजाकर हम आग्रह करते हैं कि केवल 4 मिनट की, मैं ऐसा मानता हूँ मेरे जीवन में जो सबसे अच्छी कविता लिखी वो आपको सुना। स्वागत है दादा। मैं उसका कभी गीत मेरी भूला नहीं है। गीतकार बैठे हैं, शिखा जी हैं,
गज़लें बहुत अच्छी पढ़ी उन्होंने। सर्वेश जी ने भी बहुत गीत लिखे हैं, लेकिन चेहरा ऐसा है कि उन्हें कोई सुनता नहीं। बस ये वही मुआ जाने क्या किया। नहीं, मैं तो अपना समय छोड़ दिया आपके लिए। नहीं, आपके पास और विकल्प क्या था? मेरे लिए समय छोड़ना तब होता मुझे सबसे पहले पढ़वा देते हैं। तब ये सब हमें छोड़ के चल देते। ये हंसी की बात है, देखिए हंसी की बात है, थोड़ा गले की वजह से। और सर मैं आज के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, जब कभी हो बताना तो फिर 1 घंटे अकेला गा सकता हूँ, फिर और पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, इनको बुलाने की जरूरत नहीं, जितना इनको आप अकेले दे रहे हैं उतने में हम 20 का भी बुला लेंगे। कुछ मत दो जी। ये सच्ची बात कहेंगे। ये इसलिए मैं बीच में बोला था कि दादा का गला थोड़ा सा, चूंकि वो जसवीर सर बोलते हैं, तो बीच में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करके गले को रेस्ट दे देते हैं। एक बार तालियां बजाइए डॉक्टर अजय पवार जी की गीत की बात करें। ये सत्य है, सर सामने बैठे हैं तो बोल रहा हूँ, वरना नहीं बोलता। कोरोना काल में मैं भी संकट से गुजरा और मैंने अपना बड़ा भाई खोया। जिस दिन सर का मेरे पास फ़ोन आया था, तब मेरे बड़े भाई को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे और मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी कि सर मैं इस संकट में हूँ और मैं इस हालत में, जबकि मैं तरस रहा था कि कहीं जाए, लेकिन ये था कि बड़े भाई चले गए थे। तो सर के प्रोग्राम से पहले मेरे बड़े भाई का जो क्रियाक्रम और अंतिम और तेरहवीं वो सब होता वो समाप्त हो गई। मुझे पहली बार तब मौका मिला था, मुझे अच्छा लगा। 18 महीने में सर्वाधिक सुकून देने वाली कोई कॉल थी, इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़े अधिकारी का पहली बार मुझे फ़ोन आया हो, लेकिन सर के फ़ोन का आना और इतने दिनों बाद उनका याद रखना। मेरे जिलाधीश रहने के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला, हमारी आपस में कभी कोई बातचीत भी नहीं हुई, मेरा नंबर उनके पास होना, मुझे 2 मिनट लगे रिकलेक्ट करने में कि ये मिश्राम सर वही हैं क्या जो हमारे कलेक्टर रह गए। मैं क्योंकि सोच नहीं सकता था कि उनका फ़ोन आएगा। और आज उनके दर्शन भी हो गए। चौरा चौरी में दर्शन नहीं हो पाए थे वहाँ, क्योंकि शायद सीएम साहब का कार्यक्रम था तो उनको उनके साथ जाना रहा होगा। एक छोटा से मैं एक बहुत 20 सेकंड की कहानी सुनाता हूँ। ये देश परंपराओं का निष्ठा, हमारे विश्वास, हमारे आत्मविश्वास, हमारे भरोसे क्या हैं, किन भरोसों पर जिया हिंदुस्तान, किन भरोसों पर हिंदुस्तान को आत्मविश्वास और विश्वगुरु होने का दम भरता है। 20 सेकंड की घटना है। एक बाप बेटी जा रहे थे रास्ते में, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी तुम डरो मत, तुम मेरी बाजू पकड़ लो और हम दोनों पार निकल जाएंगे। बेटी ने कहा पापा नहीं पकड़ूंगी मैं आपकी बाजू, आप मेरी बाजू पकड़ो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ गया, तुमने मेरी बाजू पकड़ी कि मैंने तुम्हारी बाजू पकड़ी, बेटी फर्क क्या पड़ता है। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाहता हूँ तो तालियां चाहूंगा। बेटी ने कहा पापा तुम मेरी बाजू पकड़ो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में आज हमारा देश राम में, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, हमारे सनातनी देवता है राम और कृष्ण होंगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैंने देखे नहीं। मैं जो कहने जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप मुझे स्वीकार करें। मैंने नहीं देखे अपने वो देवता, मानता हूँ मैं उनको अपने देवता, लेकिन मैंने देखे नहीं है। लेकिन मैंने जो देवता देखे हैं ये वो देवता हैं जो फौज की वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की ये हमारे देवता हैं। मैं इनको सैल्यूट करके एक कविता, छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं मेरठ रहता हूँ, मेरे यहाँ कैप्टन मनोज तलवार नाम का, या लखनऊ भी उसी नाम का एक बेटा शहीद हो गया था। मेरे मेरठ में भी कैप्टन मनोज तलवार ने शहादत दी थी। जिस दिन उनका पार्थिव शरीर आया था मैंने अंतिम संस्कार की यात्रा देखी थी, बहुत लंबी भीड़ थी, मैं पीछे था और भीगी आंखों से मैंने छोटी सी कविता लिखी, वो आप सुन लीजिए। उससे अच्छा कविता के नाम पर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। बाकी तो सर्वेश जी के साथ हंसाना सीख जाओ, ताली बजवा लो। जो उधर की मोबाइल में फ़ोटो खींच रहे हैं भैया, मेरी खींचो, वहाँ से दिखूंगा नहीं तो मैं जब ख़त्म हो जाए तब खींचना।
लेकिन बस मुझे सुनो, मैं अच्छी कविता सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत है दादा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं एक माइथोलॉजी है हिंदू धर्म की कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, सच झूठ तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा मानते हैं, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन की सब अच्छी अच्छी घटनाएं जो उसके जीवन में कभी घटी होंगी वो एक पल में याद आती हैं। ये सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस माइथोलॉजी को सच मान के अपनी कविता का आधार खड़ा किया। सुनिए, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सब नए दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। और साहब बड़े अधिकारी बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मैंने केवल जीवन में एक लाइन अच्छी लिखी है। मैं खुद को आज भी एक पंक्ति का कवि मानता हूँ। मुझे जी भर का प्यार देकर, जी भर के प्यार से मुझे तालियों से सहेज देना। मैंने ऐसी एक लाइन और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। आज तक मैं अपने को कवि नहीं मानता। एक लाइन मैंने सिर्फ अच्छी लिखी है, एक लाइन जिस दिन और मिल जाएगी मैं कवि होने की घोषणा कर दूंगा। सुनना, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आँखों के 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। उत्तर राजस्थान में एक गांव है अजान भरतपुर के पास। बेटे सुनो, वहीं बैठ, वहीं बैठ। ये सुविधा नहीं है मेरे समय, सुविधा नहीं है। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गए। और आपके उठ के जाने का साहस, इतनी हिम्मत पर अखिलेश जी यश भारती दे देते थे। लिए बैठे हमको इसी हिम्मत पे मिली थी। एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह, अजान गांव का। सेना उसकी पार्थिव शरीर को लेके आई, तो उसकी पत्नी गायत्री देवी, उन्होंने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और अपने पति की अर्थी को शमशान तक कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही। उसके बाद घटना घटी, उसके बाद देहरादून में घटी, कविता के साथ घटी, और घटना घटी, लेकिन ये दुनिया के इतिहास की पहली घटना जो दुनिया में पहली बार घटे। वो तो स्वयं में एक महाकाव्य है, उस पर कोई क्या लिखेगा। फिर भी मैंने 2 लाइन लिखी है, सुनना, और अच्छी लगे तो प्यार से सहेजना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर
दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, 1 मिनट की कविता और बची है, उससे पहले 2 वाक्य और बोलता हूँ। मैं किसी भी टेलीविजन पर जाऊँ, किसी कार्यक्रम में जाऊँ, कहीं कोई इंटरव्यू दूँ, कहीं भी बोलूँ, मैं दोनों बातें बोलता हूँ। आपके आस पड़ोस में कोई परिवार ऐसा होगा जिसके घर में शहादत हुई होगी, चाहे 65 की वार में, चाहे 71 की वार में, चाहे करगिल की वार में, चाहे पुलवामा में, चाहे उरी में, कहीं भी कोई बेटा शहीद हुआ है और ऐसा कोई परिवार आपके आसपास है, तो नियम बनाओ, साल में 1 बार मिठाई का डिब्बा और फूल लेके उसके घर पे आप जाओगे। जाना चाहिए। जिसके पास भी वो घर हैं, अपने अपने घरों के पास सब चले जाएं, तो उनको लगेगा वो अकेले नहीं है, देश उनको आज भी याद करता है। और दूसरा मेरा निवेदन है, आप किसी बस अड्डे पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, हवाई अड्डे पर हैं, कोई भी फौजी, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, वो वर्दी में निकलता हुआ दिखाई दे, खड़े होकर ताली बजा दो, ताकि सैनिक को लगे कि सारा देश उसके साथ है, हौसला उसके साथ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो वो कैसे लड़ते होंगे। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है। 1 मिनट और सुन लीजिए बस। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, स्वागत है। अंतिम पंक्ति में मुझे खोपड़े में कुबद आया था कि राजनीति वालों को एक सख्त लाइन लिखो, बहुत सख्त, और इतनी सख्त लिखूं कि उनकी समझ में ना आए। मैंने ये काम किया है, उनकी समझ में नहीं आएगी, और आएगी तो इतनी देर में आएगी जब तक मैं निकल जाऊंगा। अंतिम पंक्ति पढ़ के हम प्रणाम करते हैं। जो अच्छा हुआ वो पर्यटन विभाग का है, सरकार का है, यहाँ लखनऊ की जनता का है, श्रद्धेय मिसान साहब का है, हमारे MD साहब का है, आप सबका है, श्रीवास्तव साहब का है, और डिप्टी CM का बेटा भी अगर कवि है तो संकेत तो अच्छे संकेत हैं। कम से कम बड़े होकर कवि बनोगे ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अंतिम पंक्ति से प्रणाम। सचमुच मैं अपने प्रणाम, मेरी सर्वेश से भी बहुत दिन में मिलना होता है, बहुत अच्छा सुनिए से। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। चौथी लाइन अच्छी लगे तो समर्थन बहुत करना। मैंने सोच समझ के लिखी कि गुस्से में कभी कभी कुछ न कुछ कह देना चाहिए। मेरे घर में बहुत नेता, इसलिए मैं उनको चुड़ाने के लिए कहता रहता हूँ कभी कभी। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहते हैं हमारे विश्राम साहब 1 मिनट के लिए आके धन्यवाद दे दें सबको, आप सबको संबोधित कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा। 1 मिनट के लिए सर आ जाएगा, 1 मिनट बस। आप लोग 2 मिनट बैठे, प्लीज बैठे, जहाँ इतनी देर बैठे 2 मिनट और बैठे।
श्री मुकेश मेश्राम जी, प्रमुख सचिव पर्यटन। धन्यवाद इस पर्यटन के कार्निवल में आने के लिए। मैं डॉक्टर हरिओम पंवार जी का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि मेरठ से यहाँ तक इस जोश के साथ में और इस उत्साह को जिंदा करने के लिए, जीवंत बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं जब डीएम था तब हमने 1857 का 150 वर्ष का समारोह आयोजित किया था और बहुत बड़ा आयोजन था। पूरे देश भर से 10,000 युवाओं को हमने वहाँ जुटाया था और तब से लगातार मैं इन्हें जहाँ पर भी युवाओं को संबोधित करने का अपनी कविता के माध्यम से अवसर प्राप्त होता है, वहाँ पर अवश्य आमंत्रित करता हूँ। चौरी चौरा का हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। चौरी चौरा में मैंने विशेष तौर पर, उन्होंने स्वयं बताया कि किन परिस्थितियों में मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन फिर भी देश की खातिर और देश के युवाओं को जगाने की खातिर वो ये सारा दुख भूल करके वहाँ पर चौरी चौरा उपस्थित हुए थे। इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। और आज इस मंच को सजाने के लिए, इस महफिल को सजाने के लिए विशेष तौर पर पर्यटन विभाग की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सर्वेश जी का, जिन्होंने जिस तरीके से पूरा एक गुलदस्ता तैयार किया जाता है, हर विधा के कवियों को यहाँ पर आमंत्रित करके इस पूरी महफिल को सजाने का एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको सभी कवियों का बारी बारी से लगातार आपने उन्हें सुना है, उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद आप सबको, खासतौर से श्रोता अपने स्वयं के लिए भी ताली बजाने, क्योंकि इतनी देर तक वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आधी रात क्रॉस कर चुके हैं। हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, हम चौथे दिवस में आ चुके हैं। तो यही हमारी सफलता का भी एक बहुत बड़ा मुकाम है। धन्यवाद। जय हिंद।